MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, फेस रिकॉग्निशन डिवाइसेस, माइक्रोफोन विद VDE और लाइट पेन। इसके अलावा कुछ इजी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। इसके अलावा EPOS इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अलॉन्ग विद बार कोड रीडर। क्या ख्याल है? बार कोड रीडर, दो तरह के बार कोड होते हैं, बार कोड और क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR कोड। और EPOS वो पूरा एक सिस्टम, प्रिंटर, कंप्यूटर, कैश मशीन, कार्ड मशीन, बार कोड रीडर, उस पूरे सिस्टम को EPOS का नाम दिया जाता है। कुछ हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। क्या है आउटपुट डिवाइसेस? मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। मॉनिटर क्या है? जस्ट लाइक टीवी स्क्रीन, जो क्या करता है, एक स्क्रीन पे आउटपुट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो आउटपुट उस वक्त तक रहेगी जब तक इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ हो गया, आउटपुट फिनिश। पुराने ज़मानों में CRT मॉनिटर यूज होते थे। कौन से? CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, जिसमें एक बल्कि साइज का मॉनिटर जो है वो यूज होता था, जहाँ पे एक ट्यूब के थ्रू स्क्रीन पे कुछ इमेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते थे, जो आजकल रिप्लेस हो गए हैं किसके साथ? LCD मॉनिटर के साथ, या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? LED मॉनिटर, जो क्वालिटी में अच्छे हैं एज कंपेयर टू ओल्ड CRT मॉनिटर, और शायद साइज में भी स्मॉलर हैं, थोड़े थिन हैं एज कंपेयर टू CRT मॉनिटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, एक परमानेंट आउटपुट ऑन अ पेज मीन हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करने में हेल्प देते हैं। और प्रिंटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं और कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है? जिसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स यूज होते हैं, जहाँ पे पेज को किसी मैकेनिकल पार्ट से स्टक किया जाता है और उसके बाद इमेज डिस्प्ले होता है, लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टाइपराइटर की तरह के होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट क्या है? जहाँ पे कोई मैकेनिकल पार्ट्स जो है वो पेज को टच नहीं करते, अदर देन मैकेनिकल पार्ट प्रिंटिंग होती है, लाइक लेजर प्रिंटर, जो लेजर लाइट के थ्रू क्या करते हैं, पेज के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो आउटपुट है वो टेम्परेरी है, इसमें जो आउटपुट है वो परमानेंट है, एज ए रिकॉर्ड हम हार्ड कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, जो क्या करती है, साउंड आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। लेकिन वो साउंड आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपके सिस्टम में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। साउंड कार्ड है तो स्पीकर के थ्रू साउंड आउटपुट प्रोड्यूस होगी, वरना प्रोड्यूस नहीं होगी। स्पीकर को माइक्रोफोन के साथ मिला के एज ए हेडफोन भी यूज किया जाता है, जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है, जो लोग यूज करते हैं कहाँ पे? कम्युनिकेशन में, लाइक स्काइपिंग। इसके अलावा प्रोजेक्टर भी कोई आउटपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई इमेज जो है वो किसी सरफेस के ऊपर, वॉल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। कहाँ पे यूज होते हैं? कोई प्रेजेंटेशन देने में यूज होते हैं, बिजनेस में, या फिर क्लासरूम में भी यूज होते हैं, लाइक नोट्स वगैरह का इमेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। कुछ 4 टाइप है आउटपुट डिवाइसेस की, रीड करके देखेंगे, कुछ चीज समझ आती है इनमें से। पास में एग्जामिनर ने आज तक टेस्ट नहीं किया आउटपुट डिवाइसेस, छोड़ा हुआ है हमारे लिए, टेस्ट हो सकता है। टच स्क्रीन मेनली इनपुट है, वो मॉनिटर जब बन गया तो वो क्या बन गया? स्क्रीन बन गया। टच स्क्रीन मेनली इनपुट डिवाइस है। क्यों? टच करके हम क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन कमांड एंटर कर रहे हैं। हाँ, वो डिस्प्ले भी कर रहा है, लेकिन मेनली वो क्या बन गई? इनपुट डिवाइस। जी ऑन पेज 170 आउटपुट डिवाइसेस रीड करके देखेंगे, कुछ चीज समझ आती है तो। मॉनिटर, प्रिंटर,
स्पीकर, प्रोजेक्टर, अगर एग्जामिनर दो दो नंबर के लिए एक्सप्लेन करने के लिए कह दे तो हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप वो लिख दो जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप इसमें इस चैप्टर में वो लिख दो जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक हो गया। बुक वाली वर्डिंग जरूरी नहीं है। ऑन वर्डिंग अगर अंग्रेजी अच्छी है, आपको इंग्लिश लिखना आती है, पिंग्लिश नहीं, इंग्लिश लिखना आती है तो आप लिख सकते हो, ठीक हो गया। बोलना जरूरी नहीं भी है, लिखना जरूरी है। फिलहाल बोलना जरूरी होगा कैफ कंप्लीट करने के बाद, जो आपको अच्छी फर्म में एंट्री दिलवाएगा और अच्छी फर्म में प्रोग्रेस दिलवाएगा। इसलिए कोशिश करनी है जब पेपर शेपर ख़त्म हो जाए, टाइम हो कोई 1-2 मंथ, तो कहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स अटेंड कर लेना है। और कुछ नहीं तो चलो कोई थोड़ा बहुत तो बोलना आ जाएगा ना, चलो बोलना ना आया तो अंग्रेजी सुनना तो आ जाएगा, क्या ख्याल है। तो इसलिए जब भी कोई टाइम इजाफी हो 1-2 मंथ, बेशक 1 मंथ ही क्यों ना हो, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट में चले जाना है, महीना को इंग्लिश सीखनी है। बाकी इंग्लिश सिर्फ सीखने से नहीं आती, इंग्लिश में रहने से इंग्लिश आती है कि आपका चलना फिरना, सोना, खाना पीना सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए, फिर इंग्लिश आती है। सिर्फ पढ़ने से या सीखने से लैंग्वेज नहीं आती, उसमें रहने से आएगी। हाँ, वो रहने से आपको एनवायरनमेंट, कल को ऑर्गेनाइजेशन अच्छी में जाते हैं तो मिल सकता है, किसी गंदी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। गंदी ऑर्गेनाइजेशन में पंजाबी वाला एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ से आपको पंजाबी सीखने को मिलेगी और फिर पंजाबियों में रह जाओगे आप, फिर मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा सकोगे। इसलिए पहले पढ़ लें, हम पेपर पास कर लें, उसके बाद कभी टाइम मिले तो कहीं भी किसी इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जाके 1-2 लगाने हैं, ज़रूरी हैं वो भी। कंप्यूटर सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं। सीपीयू, उसकी हमने कोई 6 टाइप्स पढ़ ली। बहुत बड़ा तो सुपर है, उससे थोड़ा छोटा तो मेन फ्रेम है, थोड़ा और छोटा मिनी है, और छोटा डेस्क पे आ गया, डेस्कटॉप है, एक ही डिवाइस में सब कुछ आ गया, लैपटॉप है, हाथ में आ गया सीपीयू, तो ये क्या हो गया, पाम टॉप हैंड हेल्ड। इनपुट डिवाइसेस एक दूसरा कंपोनेंट है जिसकी टाइप्स हमने कवर कर ली अलॉन्ग विद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आउटपुट डिवाइसेस एक कंपोनेंट है जिसकी हमने टाइप्स कवर कर ली, तो चौथा कंपोनेंट रह गया स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जिसकी कुछ 4 टाइप्स हैं। इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज एंड टर्शरी स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज क्या है, वो मेमोरी जो इनसाइड द सीपीयू है। इंटरनल स्टोरेज क्या है, वो मेमोरी जो इनसाइड द सीपीयू है, और क्या है, डायरेक्टली एक्सेसिबल है। डायरेक्टली एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल की स्पेलिंग क्या है, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर, उसे क्या नाम दिया जाएगा, इंटरनल स्टोरेज। और इसमें 2 स्टोरेज आ जाती हैं, रैम और रोम। रैम और रोम मीन ये क्या है, इंटरनल मेमोरी है। ये आजकल हम मोबाइल लेते हैं, उस मोबाइल की मेमोरी बताते हैं जी, इसकी सपोज 16 GB मेमोरी है, साथ इसके अंदर 4 GB की रैम भी है, साथ इसके आप कोई कार्ड भी लगा सकते हो एक्स्ट्रा। तो वो जो रैम है वो क्या है, 4 GB मेमोरी है, वो क्या होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी। मीन वो डाटा जो सीपीयू या प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो प्रोसेसिंग के दौरान उस डाटा को कहाँ पे रखता है, रैम के अंदर।
और जितनी रैम कैपेसिटी ज्यादा होगी उतनी ही प्रोसेसर की स्पीड भी ज्यादा होती है। क्यों? वो एट द टाइम ज्यादा डाटा जो है वो अपने पास होल्ड रख सकता है। अगर रैम सपोज 1 GB है और आपने कोई 4 GB का डाटा जो है वो फाइल ओपन की, तो क्या करेगी वो फाइल, पहले किसी और मेमोरी में पड़ी होगी, वहां से पार्ट पार्ट करके वो क्या करेगा, रैम में लाएगा, प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो प्रोसेसिंग स्पीड होगी स्लो। रैम कैपेसिटी 4 GB है तो पूरी की पूरी फाइल वहां से उठ के आके कहां पे आ गई, रैम में, तो अब प्रोसेसर के उसे एक्सेस करना जो है वो ईजी है, तो इससे क्या होगा, प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज होगी। अब वो जो मोबाइल के अंदर उसने कहा 16 मेमोरी है, वो क्या होती है, रोम होती है। साथ जो हम कार्ड लगा सकते हैं वो क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज है। सो वो जो इनबिल्ट मेमोरी है, रैम है या रोम है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, इंटरनल स्टोरेज का। हाँ, उसके साथ जो हम एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड कर रहे हैं उसे क्या नाम दिया जाएगा, एक्सटर्नल स्टोरेज। लाइक हार्ड डिस्क जो है वो क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल क्या है, रैम और रोम। अब हमारी बुक कहती है कि जो इंटरनल स्टोरेज है ये वॉलेटाइल इन नेचर है। क्या है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि इसके अंदर डाटा उस वक्त तक स्टोर रहता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन है। जैसे ही स्विच ऑफ हो गया, इसके अंदर जो डाटा पड़ा है वो सारा क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन मेनली वो जो वॉलेटाइल है, क्या वो रैम है, रोम वॉलेटाइल नहीं होती। क्यों? मोबाइल के अंदर वो जो 16 GB मेमोरी में हमारा डाटा है वो परमानेंटली पड़ा रहता है। तो मेनली वॉलेटाइल जो कहा गया वो किसे कहा गया है, रैम को, रोम को नहीं। सो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, वो स्टोरेज है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU नहीं है। इसका डाटा पहले इंटरनल स्टोरेज में आएगा, मीन रैम में आएगा, फिर CPU से क्या करेगा, एक्सेस करेगा। लेकिन ये जो इंटरनल मेमोरी होती है इसका साइज स्मॉलर होता है, तो ये क्या है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, हार्ड डिस्क है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, USB ड्राइव है, CD है, जिसे DVD भी बोला जाता है। उसमें भी हम क्या करते हैं, डाटा परमानेंट रिकॉर्ड के लिए स्टोर करते हैं। या पुराने ज़मानों में एक फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, वो भी क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज। या पुराने ज़मानों में ऑडियो वीडियो कैसेट्स यूज होती थी, वो भी क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसमें डाटा हम परमानेंट रिकॉर्ड के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हैं। सो ये इंटरनल और एक्सटर्नल में थोड़ा सा डिफरेंस समझ आता है। अगर वॉलेटाइल कहा गया तो किसे कहा गया है, रैम को। मीन मोबाइल के अंदर एक रैम है, एक मोबाइल की 16 GB इंटरनल मेमोरी है, तो वो भी क्या है, रोम है। साथ अगर हम कोई कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा मेमोरी, तो वो क्या होगी, सेकेंडरी स्टोरेज। सो क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल टेम्परेरीली स्टोर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU दैट अलाउज इट टू प्रोसेस डाटा। Volatile by nature as it is erased when power is turned off. Much smaller than secondary or tertiary storage but much quicker to access. मीन फास्ट होती है ये मेमोरी, क्विकर टू एक्सेस होती है। क्यों? ये जो रैम रोम होती हैं इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते। ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट्स में डाटा स्टोर किया जाता है। लाइक हार्ड डिस्क के अंदर स्टील की डिफरेंट प्लेट्स होती हैं, उनको एक मोटर के थ्रू घुमा के उनके अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट किया जाता है, मीन स्टोर किया जाता है, और वहाँ से रिट्रीव किया जाता है, मीन यूज़ किया जाता है। CD की बात करें तो वो भी क्या है, प्लास्टिक की एक मैकेनिकल पार्ट है जिसको एक मोटर के थ्रू घुमा के उसके अंदर सर्कल्स में डाटा स्टोर किया जाता है और वहाँ से रिमूव किया जाता है। जबकि ये जो इंटरनल प्राइमरी स्टोरेज है इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली डाटा स्टोर किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली ही डाटा वहाँ से रिट्रीव किया जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रिट्रीव किया जा रहा है तो फास्ट है, जब मैकेनिकल पार्ट्स के थ्रू डाटा स्टोर हो रहा है तो इसलिए ये क्या है, थोड़ी स्पीड में स्लो होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। सो क्या कह रहा है, प्राइमरी मेमोरी मच स्मॉलर देन सेकेंडरी और टर्शरी बट मच क्विकर टू एक्सेस एज इट हैज नो मैकेनिकल पार्ट्स। मीन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डायोड्स में इलेक्ट्रॉनिकली डाटा स्टोर और रिट्रीव किया जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड रैम एंड रोम प्लस द CPU कैशे मेमोरी। मीन सिर्फ रैम और रोम ही नहीं है, साथ क्या है, CACHE, कैची नहीं, कैशे मेमोरी।
ये कैशे मेमोरी क्या है? दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और ये पार्ट ऑफ प्रोसेसर होती है। कैशे मेमोरी क्या होती है? पार्ट ऑफ प्रोसेसर, लेकिन साइज में बहुत ज्यादा स्मॉलर होती है। तो इसलिए प्रोसेसर को साथ सपोर्टिंग मेमोरी चाहिए होती है डाटा होल्ड करने के लिए जो प्रोसेस हो रहा है, और वो सपोर्ट कहां से प्रोवाइड की जाती है? रैम से। सो तीन टाइप्स हैं प्राइमरी स्टोरेज की, इंटरनल मेमोरीज की, रैम, रोम और कैशे मेमोरी। और ये कैशे मेमोरी क्या है? दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और ये पार्ट है किसका? प्रोसेसर का ही पार्ट होती है, लेकिन साइज में बहुत स्मॉल होती है। तो इसलिए प्रोसेसर को मेमोरी की सपोर्ट देने के लिए साथ रैम यूज की जाती है। सो एग्जांपल इंक्लूड रैम एंड रोम प्लस द सीपीयू कैशे मेमोरी टेम्परेरीली स्टोर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली रिक्वायर्ड टू रन प्रोग्राम्स टिपिकली अप टू 2 मेगाबाइट इन साइज। मीन बहुत स्मॉलर साइज की होती है। वो डाटा जो अभी प्रोसेसर यूज कर रहा है वो कहाँ पे है? कैशे मेमोरी में। हाँ, जिसको अभी बाद में यूज करना है या बार बार यूज करना है वो कहाँ पे है? रैम में। और जो डाटा परमानेंटली पड़ा है वो कहाँ पे है? रोम में। हाँ, किसी एक्सटर्नल में पड़ा है तो वो फिर हार्ड डिस्क में होगा। सेकेंडरी स्टोरेज एक्सटर्नल मेमोरी क्या है? इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। इसका डाटा पहले प्राइमरी स्टोरेज में आएगा, फिर प्रोसेसर एक्सेस करेगा। लोकेटेड फर्दर फ्रॉम द सीपीयू देन प्राइमरी स्टोरेज, मीन प्राइमरी स्टोरेज से थोड़ा दूर होती है। इट टेक्स लॉन्गर टू एक्सेस, हाउएवर इट इज मच लार्जर देन प्राइमरी स्टोरेज। It is used for data not currently being processed but which may need to be accessed at a later stage. For example, the operating system, documents, music file and emails. Non-volatile as data remains intact even when power is off. A computer's largest secondary storage location is typically its hard disk drive, also called a hard drive, the capacity of which would typically fall between 40 GB to 2 TB. Other example include flash memory, USB drive जिसको की का नाम भी दिया जाता है, floppy disk, CD, DVD, Blu-ray drive, मीन्स CD की ही एक हाई क्वालिटी या ज़्यादा मेमोरी वाली जो CD है उसे Blu-ray कहा जाता है। मैग्नेटिक टेप, जो पुराने ज़माने में ऑडियो वीडियो कैसेट यूज़ होती थी, उनके अंदर एक मैग्नेटिक टेप में डाटा स्टोर किया जाता था। एंड क्लाउड ड्राइव एंड सो ऑन। क्लाउड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज, हम डाटा स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे? ओवर द इंटरनेट। कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? ओवर द इंटरनेट। वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? वो दुनिया में किसी कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। वो कंप्यूटर किसके पास है? सपोज गूगल के पास है। लाइक गूगल ड्राइव क्या है? क्लाउड ड्राइव, जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। सो ये दो स्टोरेज कवर होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, मीन इंटरनल और एक्सटर्नल। ये जो एक्सटर्नल है इसी की आगे एक टाइप है ऑफलाइन स्टोरेज, कि वो स्टोरेज जो सीपीयू के साथ कनेक्टेड है वो क्या है? ऑनलाइन। और जो सीपीयू से हमने रिमूव करके कहीं और रख ली वो क्या है? ऑफलाइन। हार्ड डिस्क की बात करें तो वो क्या है? एक्सटर्नल है, लेकिन ऑफलाइन नहीं है। हाँ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो क्या है? ऑफलाइन है। यूएसबी की बात करें तो ये क्या है? ऑफलाइन। सीडी डीवीडी की बात करें तो ये भी क्या है? ऑफलाइन। क्यों? कंप्यूटर से हम इनको क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। और इसमें हम वो डाटा स्टोर करते हैं जो हमने एज ए बैकअप अपने पास रखना है। क्यों? हार्ड डिस्क कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो अगर कोई वायरस आता है तो उससे हार्ड डिस्क का डाटा भी अफेक्ट हो सकता है। क्यों? कनेक्टेड है। लेकिन अगर वो डाटा करप्ट हो गया तो हमारे पास कोई बैकअप में होना चाहिए ताकि हम रिकवर कर सकें। तो फिर हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? ऑफलाइन स्टोरेज में, ताकि डाटा हमारे पास कुछ डिजास्टर रिकवरी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। मीन अगर कोई डिजास्टर हो गया, डिजास्टर मीन कंप्यूटर का डाटा जो है वो करप्ट हो गया, वायरस के थ्रू अफेक्ट हो गया या किसी ने हैक कर लिया, तो उस डिजास्टर को रिकवर करने के लिए हम बैकअप जो अपने पास रखते हैं वो कहाँ पे रखेंगे? ऑफलाइन स्टोरेज में। सो क्या है ऑफलाइन स्टोरेज? डिस्कनेक्टेड स्टोरेज। इट इज अ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज on a medium or a device that is not under the control of a processing unit. It is used to increase general information security, means security purpose के लिए इसमें हम डाटा रखते हैं। It must be inserted or connected by human operator before a computer can access it again. इसका डाटा एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की, मीन बंदे की हरकत की जरूरत होती है। Example, storage of data on portable devices at off-site location,
ऑफलाइन वेब सर्वर, ऑफलाइन पोर्टेबल डिवाइसेस जिनको इजीली मूव किया जा सकता है। इन केस ऑफ अ डिजास्टर, फॉर एग्जांपल फायर विच मे डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल डाटा, a remotely located medium which is unaffected can enable disaster recovery। So ये 3 स्टोरेज कवर होती हैं, इंटरनल प्राइमरी, एक्सटर्नल सेकेंडरी और ऑफलाइन स्टोरेज। और ये स्टोरेज हमारी समझ में भी आती हैं क्यों हम रूटीन में यूज करते हैं। एक चौथी स्टोरेज है जिसे क्या नाम दिया गया है, टर्शरी स्टोरेज का। टर्शरी स्टोरेज क्या है, कोई कॉमन स्टोरेज नहीं है, मीन बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, शायद हम रूटीन में यूज नहीं करते, लेकिन एक स्टोरेज है जिसमें कुछ डाटा परमानेंट रिकॉर्ड के लिए स्टोर किया जाता है। ये हमारे जीमेल, याहू, हॉटमेल ईमेल अकाउंट हैं, इनके अंदर काफ़ी सारा हमारा डाटा पड़ा है। शायद कोई आज से 5-10 साल पहले की भी ईमेल्स पड़ी हैं जिसके अंदर कोई पिक्चर्स, वीडियोस का डाटा पड़ा है। वो कहीं ना कहीं पे पड़ा है ना, क्या ख्याल है? और अगर मैं कभी भी याद आ जाए 5 साल पहले मुझे एक ईमेल फलाने की थी, उसमें ये पिक्चर्स थी, और आप खोलने जाओ तो खुलना चाहिए, जिस मीन वो कहीं पे स्टोर है तो वहां से खुल रहा है। क्या ख्याल है? कुछ हमने ईमेल अकाउंट बचपन में बनाए थे, उसके बाद हमने जो है वो कुछ और बना लिया और अब हम वो यूज नहीं करते। लेकिन अगर अभी कभी ख्वाब आ गया हो बचपन में मेरा फलां ईमेल अकाउंट होता था, और अगर पासवर्ड भी आपको पता है और आप खोलने जाओ तो खुलना चाहिए, दिस मीन वो भी कहीं पे स्टोर है। क्या ख्याल है? दिस मीन याहू वालों ने, जीमेल वालों ने वो भी आपका ईमेल अकाउंट का डाटा कहीं ना कहीं पे स्टोर किया हुआ है, जो आप रूटीन में एक्सेस नहीं करते, रेयरली एक्सेस करते हो। तो टर्शरी स्टोरेज भी क्या है, ऐसी स्टोरेज है जिसमें वो डाटा स्टोर किया जाता है जो आप रूटीन में एक्सेस यूज नहीं करते, रेयरली मीन कभी कभार एक्सेस करते हो, लेकिन आपने वो डाटा रखना है अपने पास। किस लिए? परमानेंट रिकॉर्ड के लिए। जिस मीन याहू वालों ने 2 मेमोरी अरेंज की हुई हैं, एक में वो ईमेल अकाउंट रखे हुए हैं जो आप रूटीन में यूज करते हो, वो क्या है, ये वाली मेमोरी। एक मेमोरी में उन्होंने वो ईमेल अकाउंट का डाटा रखा हुआ है जो पिछले 5-5 सालों से लोगों ने यूज ही नहीं किए, लेकिन रखना है उन्होंने स्टोरेज में, ताकि वो यूजर को कभी ख्वाब आ जाए कि मुझे ये डाटा चाहिए और वो खुलना चाहिए, तो फिर कहां पे उन्होंने रखा हुआ है, टर्शरी स्टोरेज में। मीन ये टर्शरी स्टोरेज क्या है, लाइक हम इस रूम में डेली अपना रूटीन काम करते हैं, तो वो डाटा जो हमने रूटीन में एक्सेस करना है, वो फाइलें तो हमने इस रूम में रखी हुई हैं। कुछ फाइलें ऐसी हमारे पास पड़ी है जो हमने कभी यूज नहीं की, लेकिन अपने पास रखी हुई हैं कि शायद कभी इसकी जरूरत है, तो हमने क्या किया, साथ वाले रूम में वो फाइलें रख दी। तो वो जो साथ वाला रूम है उसे क्या नाम दिया गया है, टर्शरी स्टोरेज का। मीन वो स्टोरेज है जिसमें रेयरली एक्सेस्ड डाटा को स्टोर किया जाता है। रेयरली एक्सेस का मतलब क्या, जिसे कभी कभार यूज करना है, और उसका यूज इतना कॉमन नहीं है, सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जिन्होंने कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंट रिकॉर्ड के लिए अपने पास स्टोर करना है, लेकिन वो कभी यूज रूटीन में नहीं होता। तो वो जो नॉन रूटीन डाटा है आपने कहीं पे स्टोर किया हुआ है, जिसको रेयरली एक्सेस करते हो, उसे क्या नाम देंगे, टर्शरी स्टोरेज का। लाइक हमने अपने कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगा दी, एक हार्ड डिस्क में वो डाटा रख दिया जो हम रूटीन में यूज करते हैं, और एक हार्ड डिस्क में हमने अपने बचपन की तस्वीरें रख दी कि मेरे पास ये पड़ी होनी चाहिए, बचपन की वीडियोस रख दी कि मेरे पास पड़ी होनी चाहिए, क्यों 2-4 साल बाद जब मेरे बच्चे होंगे तो मैंने उन्हें दिखानी है। तो वो जो सेकंड हार्ड डिस्क है जिसमें आपने वो डाटा रख दिया है जो रेयरली एक्सेस होता है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, टर्शरी स्टोरेज का। लेकिन ऑफलाइन नहीं है ये भी क्या, ऑनलाइन ही। मीन इसका डाटा भी सिस्टम ही एक्सेस करेगा, मीन किसी ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है इसका डाटा एक्सेस करने के लिए, है ऑनलाइन ही, लेकिन इसमें वो डाटा स्टोर किया गया है जो हम कभी कभार एक्सेस करते हैं और परमानेंट रिकॉर्ड के लिए हमें अपने पास रखना है। सो क्या है टर्शरी स्टोरेज? इट इज नॉट एज कॉमनली रिकॉग्नाइजेबल, मीन कॉमनली यूज्ड नहीं है, as other storage devices by consumer as they may never encounter it. It typically involves a robotic mechanism that mounts, insert and dismount, remove mass storage media into a storage devices. Mean connected होती है, offline नहीं होती, इसका मतलब ये है।
रोबोटिक मैकेनिज्म के थ्रू ही इसमें डाटा स्टोर किया जाता है और यहाँ से डाटा रिट्रीव किया जाता है। ऑफन यूज्ड फॉर आर्चीविंग रेयरली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन, मीन वो इंफॉर्मेशन डाटा रखने के लिए यूज होती है जो हम रेयरली एक्सेस करते हैं। एज इट इज मच स्लोअर देन सेकेंडरी स्टोरेज, और सेकेंडरी स्टोरेज से थोड़ी स्लो होती है, क्यों? सेकंड हार्ड डिस्क है। primarily used for extremely large data stores access without human operators, जिसमें हमने कोई large data परमानेंट रिकॉर्ड के लिए जो है वो स्टोर करना है। एग्जाम्पल मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क वगैरह हैं जिसमें हमने कुछ डाटा स्टोर करके अपने पास सेव रख लिया ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकें। सो चारों स्टोरेज को हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट है, वो वॉलेटाइल है, वो नॉन वॉलेटाइल है, वो स्मॉलर इन साइज है, वो लार्जर इन साइज है, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू है, जबकि सेकेंडरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू नहीं है। प्राइमरी फास्ट है क्यों? उसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है। सेकेंडरी थोड़ी स्लो होती है क्यों? उसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट्स के थ्रू ही डाटा स्टोर या रिट्रीव किया जाता है। एग्जाम्पल प्राइमरी की रैम रोम कैशे, सेकेंडरी की हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडी, डीवीडीज, मैग्नेटिक टेप, क्लाउड ड्राइव। ऑफलाइन को सेपरेटली हमें डिस्क्राइब करना आना चाहिए और टर्शरी स्टोरेज को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो यहाँ तक कंप्यूटर सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए। सीपीयू की टाइप्स मीन कंप्यूटर की टाइप्स, इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स, आउटपुट डिवाइसेस की टाइप्स और स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स। जिसमें नई चीज़ें क्या निकली इनपुट डिवाइसेस में? OCR, OMR, MICR, EPOS, बारकोड, बाकी सारी चीज़ें शायद हमने बचपन में पढ़ी हुई हैं। आउटपुट डिवाइसेस में नई चीज़ क्या निकली? कुछ भी नहीं। स्टोरेज डिवाइसेस में नई चीज़ क्या निकली? टर्शरी स्टोरेज, बाकी शायद हमने बचपन में पढ़ी हुई हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सारे के सारे हमने शायद बचपन में पढ़े हुए हैं। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, माइक्रो में डेस्कटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, पाम टॉप आ गया। ऑन वर्डिंग में एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं इनको रटा लगाया जाए। इससे नेक्स्ट गए तो एक टॉपिक हमें मिला कंप्यूटर नेटवर्क्स। चलें एक काम करें सिर्फ ऑफलाइन और टर्शरी स्टोरेज को भी प्लीज लर्न करके लिख दें, स्पेशली टर्शरी स्टोरेज को भी लर्न करके लिख दें। ये भी लर्न कर लो, याद हो जाएगी, पेपर में कहीं पे काम आ जाएगी। हो सकता है 2-3 नंबर 6 मार्च को हमारे काम आ जाएंगे। क्या ख्याल है? पेपर में काम आ सकते हैं ये 10 मिनट। सो कोशिश करें अभी एक टर्शरी स्टोरेज की हेडिंग दें, कॉपी पेन पहले खोल के, उसके बाद इसे लर्न करके इसकी 3-4 लाइनें हैं लिख दें प्लीज। उसके बाद ऑफलाइन स्टोरेज को लर्न करके 4 लाइन